वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 94 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो यहाँ जो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों में सारे ही जो एंगल्स हैं वो आपको बताने हैं। जैसे यहाँ सेंटर पे 4 एंगल बनेगा, कॉर्नर पे 2 एंगल्स बनेंगे, तो ये सारे आपको बताने हैं। अब यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का, इसको अगर हम ओ नाम दे दें तो आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल ए ओ बी। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल ए 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी क्या होगा? अब इस ट्रायंगल के अंदर साइड ओ ए और ओ बी ये आपस में इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये वाले साइड के सामने 30 डिग्री तो ये वाले साइड के सामने भी 30 डिग्री होगा। ये सारा मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो एंगल बी भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख देना, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के, और एंगल ए क्या है 30 डिग्री है, तो एंगल बी भी 30 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ओ ए और ओ बी जो साइड है ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। देखो इस ट्राइंगल ओ ए बी के 2 एंगल्स हमको पता है, तीसरा एंगल निकालना है। तो आप जानते हो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कि क्या है सारे इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। ए और बी की वैल्यू आपको 30-30 दी हुई है, तो 30 + 30 60 हो जाएगा। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये दोनों ऐड होकर 60 उधर जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 180 - 60 हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल का काम खत्म। अभी ऊपर वाला ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो नीचे की तरफ ये वाला ट्राइंगल बनता है और उसके जस्ट अपोजिट ही ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कैसे दिखाओगे? देखो नीचे वाले ट्राइंगल का जो साइड ओ ए है और ऊपर वाले ट्राइंगल का साइड ओ सी है, ये आपस में इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। इसी तरह से जो ओ बी है वो इक्वल होगा ओ डी के, क्योंकि ये भी डायगोनल है जो कि ओ वाले पॉइंट के अबाउट बाइसेक्ट हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी के साथ साथ रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हमको दिया है कि हाँ ये रेक्टेंगल है, तो ए बी और सी डी या डी सी कह सकते हो, ये आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हो नीचे और ऊपर दोनों वाले ट्रायंगल के अंदर तीनों जो साइड है वो आपस में इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगा के हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख देना ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी और ए बी इक्वल सी डी। ये तीनों आपको साइड मैंने इक्वल करके दिखाया ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इधर अगर 30 डिग्री बनना है तो इधर भी 30 डिग्री बनेगा, और बी पे 30 डिग्री बनना है तो यहाँ डी पे भी 30 डिग्री बनेगा। बेसिकली ए और बी आपस में इक्वल हैं तो सी और डी आपस में इक्वल होंगे, और उसकी वैल्यू ए के आप कह सकते हो बी के इक्वल होगी, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है तो किसी के भी इक्वल कर दो। तो आप लिख देना ट्राइंगल ओ सी डी, यानी ओ सी डी यहाँ जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा ट्राइंगल ओ डी सी, यहाँ बीच में जो एंगल बनेगा, और ये किसके बराबर होगा? एंगल ओ ए बी, ये जो 30 डिग्री इसके बराबर होगा। ये आप कह सकते हो ओ बी ए, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री आ गया। अब एक एंगल ये वाला बचा, तो ये 120 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। 2 एंगल हमने आपस में इक्वल दिखा दिया, तीसरा जो बचा वो भी आपस में इक्वल होगा। नहीं तो आप देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे ये एक्स बनता है ना, तो यहाँ जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होता है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। लेकिन चलो हमने ये कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन लगा दी तो उससे ये वाला एंगल भी हम इक्वल दिखा देंगे कि एंगल सी ओ डी ये इक्वल होगा ए ओ बी के, जो कि 120 डिग्री के बराबर है। तो अब 2 ट्राइंगल की बात हो गई। चलो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, यानी ए ओ डी वाला, इसकी बात कर लेते हैं। आप ये बताओ यहाँ पर ये कॉर्नर पे क्या एंगल बनेगा? अच्छा, आप ये जानते हो कि ये जो डी ए बी है ये तो रेक्टेंगल का कॉर्नर है, और रेक्टेंगल के कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। लेकिन ये जो ओ की तरफ से लाइन आ रही है, ओ से ए, उसने इस एंगल के 2 टुकड़े कर दिए। एक पीस तो ये 30 डिग्री वाला, दूसरा ये वाला एंगल। तो यही वाला एंगल क्या होगा ये हमको निकालना है, यानी ओ ए डी निकालना है। तो जो पूरा ये रेक्टेंगल का एंगल है डी ए बी, ये इक्वल होगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए डी के, यानी ये जो पूरा एंगल है ये बराबर होगा ये इतने एंगल के प्लस ये वाला जो एंगल है। तो एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए बी प्लस ओ ए डी, और डी ए बी एंगल कौन सा है? रेक्टेंगल का कॉर्नर वाला एंगल है, तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा।
ओ ए बी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ओ ए डी आपको निकालना है, तो ओ ए बी की जगह आपने 30 डिग्री रख दिया, ये 30 डिग्री उधर जाएगा तो 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये इतना एंगल होगा 60 डिग्री। इसको आप सीधे से देख सकते थे कि कॉर्नर पे 90 डिग्री बनेगा, तो इतना आपका 30 डिग्री तो बचा 60 डिग्री होगा, तभी टोटल मिला के 90 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ट्राइंगल ओ ए डी के अंदर जो ओ ए वाला साइड है और ओ डी वाला साइड ही आपस में इक्वल होगा, तो बेस एंगल्स इसके आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज़ आप बता देना कि जो एंगल ए डी ओ है, यानी ए डी ओ, ये इक्वल होगा ओ ए डी के, ओ ए डी के, जो कि 60 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ओ ए और ओ डी आपस में इक्वल है, तो बेस एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये ए सी वाली लाइन चली जा रही है, ये ओ वाला पॉइंट है। अगर इस पूरे एंगल की बात कर लें तो ये 180 डिग्री है, लेकिन डी की तरफ से जो ओ की तरफ लाइन आ रही है ये ऐसे, इसने इस एंगल के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो ये जो कि आपका यहाँ ये 120 डिग्री है, ये हमने निकाला था COD वाला। ये वाला एंगल कितना होगा ये हमको बताना है। तो टोटल 180 डिग्री है और एक एंगल 120 डिग्री है, तो दूसरा वाला एंगल हम निकाल सकते हैं 120 प्लस जो अननोन है वो करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ऐसे लिख देना, एंगल AOD प्लस 120 डिग्री ये इक्वल होगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ से AOD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब ये वाला जो ट्राइंगल है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? देखो जो साइड OC है और OA ये आपस में इक्वल है, इसी तरह से OB और OD आपस में इक्वल है, और AD और CB आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही कंडीशन आप लिख देना कि OB इक्वल OD, OC इक्वल OA एंड BC इक्वल AD। तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसीलिए ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। तो ये OBC वाला एंगल किसके बराबर होगा? चाहे आप OBC की बात कर लो या फिर OCB की बात कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि OC और OB आपस में इक्वल है। तो इस ट्राइंगल के दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये B पे जो एंगल बनेगा और जो C पे एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी OBC और OCB ये आपस में इक्वल होगा। यही देखो लिखा है OBC इक्वल OCB। और ये किसके बराबर होगा? जो इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये वाला, इसके इक्वल होगा। यानी इसके ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर D के पास और A के पास, इन दोनों के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो कि इक्वल होगा OAD के, या आप कह सकते हो ODA के, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू देखो 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ 60 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना है। देख सकते हो ये 60 डिग्री इसके वर्टिकली अपोजिट, ये भी 60 डिग्री होगा। नहीं तो अभी हमने दिखाया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से भी ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल हमने दिखा दिया। दोनों ही 60 डिग्री हैं, आपस में इक्वल है, यानी ADCB ये आपस में इक्वल है। तो बचा जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख देना एंगल BOC, यानी BOC जो O पे एंगल बनना है ये इक्वल होगा एंगल AOD के, यहाँ जो एंगल बनना है, तो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। तो ये सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अब देखो वैसे तो आपके क्वेश्चन में कहा था कि भाई एंगल आपको निकालना है, लेकिन एंगल कैसे निकाला जाता है वो भी आपको लिख के दिखाना होता है, इसीलिए प्रॉपर मैंने बता दिया। अब ये चीज़ आपने समझी होगी, चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको बताया है, तो ये चीज़ आसान होगी कि आपको सिंपल जो बता रहे हो, जो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसका एंगल बता रहे हो वही आपको लिखना है जस्ट। अब अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता है, तब आपको ये पूरी चीज़ें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जो रूल जानते हो उसके हिसाब से एंगल बताते जाना। क्या ये इसका इक्वल हो जाएगा, ये बेस एंगल हो गया, और बचा हुआ जो एंगल है ये 120 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये 60 डिग्री और इधर से लीनियर पेयर से 60 डिग्री। मतलब सिर्फ आपको ये जो रेक्टेंगल देख रहा है उसी के एंगल सिंपल दिखाने हैं, ये पूरी चीज़ें नहीं लिखनी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आता है, यानी थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो सिंपल इतना करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से प्रॉपर मैंने डिटेल सोल्यूशन बता दिया आपको कि अभी के लिए सिंपल आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन लिखना है तो ये पूरा लिख देना। एग्जाम में अगर कम मार्क्स का आता है तो सिंपल इतना आंसर लिख देना। यही क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा डिटेल इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो 110 डिग्री है, इस पॉइंट को आप O मान लो, तो जो ट्राइंगल QOR है इसको आप कंसीडर करो। एक एंगल आपको 110 डिग्री दिया हुआ है और इस ट्राइंगल के दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख देना है ट्राइंगल QOR, एंगल Q और एंगल R ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि OQ और OR की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। अब ये तीनों जो एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल Q प्लस एंगल R
प्लस जो आपको दिया है ओ वाला 110 डिग्री, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। अब ये जो 110 डिग्री है ये उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 आ जाएगा 70 डिग्री। तो Q प्लस R इसका सम है 70 डिग्री और Q और R आपस में इक्वल है। तो अगर Q को भी x मान लो और R को भी x मान लो तो आप कह सकते हो 2x इक्वल 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/2 जो कि होता है 35 डिग्री। नहीं तो इसको डायरेक्ट आपको कर लेना है कि 70 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो Q 35 डिग्री और R 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लिख देना Q इक्वल R इक्वल 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री। अच्छा, ये बताना आपको ज़रूरी है कि इन ट्राइंगल Q और R की बात कर रहे हैं, वरना एंगल Q कौन सा है। जैसे आप देखो ये ऐसे लाइन जा रही है, ये कॉर्नर पे Q है, तो आपने कह दिया एंगल Q डायरेक्ट। तो एंगल Q कौन सा है, ये वाला एंगल है या इस वाले एंगल की बात करो या इस पूरे एंगल की बात करो, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हो कि हाँ ट्राइंगल वाले की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल के अंदर Q तो यही वाला एंगल आएगा, क्योंकि ये वाला तो इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो आप पूरा लिख के फिर दिखाओ कि एंगल OQR इसकी हम बात कर रहे हैं, तब आपको ये इन ट्राइंगल QOR लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया। अब इस नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि ऊपर वाला नीचे वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन रिलेशन तो बताना ही पड़ेगा ना आपको कि आप कैसे कह रहे हो। देखो जो OQ है और OS ये आपस में इक्वल है, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर। इसी तरह से OR और OP ये आपस में इक्वल है, ये देखो सेकेंड। QR और PS ये आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख देना देयरफॉर ट्राइंगल QOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POS। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने आपको बताया था ना Q और P आपस में इक्वल होगा, O और O आपस में इक्वल होगा, R और S आपस में इक्वल होगा। तो Q पे कौन सा एंगल बनना है 35 डिग्री। तो जो Q पे एंगल बनना है वही P पे एंगल बनेगा यहाँ पर 35 डिग्री। इसी तरीके से R और S आपस में इक्वल है, तो R पे जो एंगल बनेगा वही S पे एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं P और S पे जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि OP और OS आपस में इक्वल है। और ये किसके बराबर होगा, चाहे आप Q के इक्वल कर दो या R के इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। तो ये लिख देना OPS, यानी OPS ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा OSP के, यानी यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसके इक्वल होगा। और ये किसके बराबर होगा OQR, या आप कह सकते हो ORQ, दोनों ही 35 डिग्री है। तो ये दोनों भी 35 डिग्री आ गए। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के। तो POS वाला जो एंगल है ये वाला ये इक्वल होगा QOR के, यानी यहाँ जो एंगल 110 डिग्री वाला बनना है इसके। अब बस इसी तरीके से ये वाला जो एंगल यहाँ कॉर्नर पे बन रहा है वो हम निकाल लेंगे। देखो जो एंगल QPS है ये रेक्टेंगल के कॉर्नर पे बनने वाला एंगल है ना, ये Q से आए P, P से आए S, ये 90 डिग्री एंगल होता है। लेकिन ये जो O से लाइन आ रही है OP वाली लाइन, इसने क्या कर दिया, इसके पार्ट कर दिए, एक ये नीचे की तरफ यानी OPS और दूसरा ये वाला जो एंगल है यानी OPQ, ये 2 पार्ट्स हो गए इसके। तो नीचे वाला जो एंगल है प्लस ये ऊपर वाला जो एंगल बनेगा इसका सम कर दो तो ये QPS जो कि 90 डिग्री इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल QPS है वो इक्वल होगा एंगल OPS प्लस एंगल OPQ के। ये देखो लिखा हुआ है एंगल QPS इक्वल एंगल OPS प्लस एंगल OPQ, और QPS 90 डिग्री है तो ये दोनों भी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब OPS हमको 35 डिग्री दिया है तो OPS की जगह 35 डिग्री रख दो, फिर ये 35 डिग्री इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो OPQ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये देखो OPQ इक्वल 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि OP और OQ आपस में इक्वल है तो बेस एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख देना OQP ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा OPQ, यानी OPQ जो कि 55 डिग्री अभी हमने निकाला इसके, क्योंकि OP और OQ आपस में इक्वल, OP और OQ ये 2 साइड आपस में इक्वल है तो बेस एंगल जो बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। तो ये 55 डिग्री आ गया। अब इस वाले एंगल की बात कर लो तो देखो ये आपकी लाइन जा रही है PR वाली, ठीक है, ये P है ये R है, ये O पॉइंट है, यहाँ पर अपना 180 डिग्री बनता। लेकिन हुआ ये कि एक लाइन Q की तरफ से आ रही थी और वो आकर यहाँ पर इसने इस एंगल के 2 पार्ट्स कर दिए। एक ये वाला पार्ट जो हमको निकालना है एंगल POQ, और ये वाला जो हमको दिया है 110 डिग्री। तो POQ प्लस 110 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ये देखो POQ प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है तो यहाँ से POQ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 110 डिग्री इधर से आगे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 70 डिग्री इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया 70 डिग्री। अब यही सारे एंगल आपको इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिख देना OQ और OS आपस में इक्वल है, OP और OR आपस में इक्वल है, और PQ और RS ये आपस में इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल जो है OPQ और ट्राइंगल OSR ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ORS यानी ये ORS यहाँ कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा वो, और OSR यहाँ जो कॉर्नर पे एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और ये किसके बराबर होगा, चाहे इस Q वाले एंगल के इक्वल कर दो या P वाले के एंगल के इक्वल कर दो, यानी OPQ के इक्वल कर दो या OQP के इक्वल कर दो। तो यहाँ जैसे हमने OPQ के इक्वल कर दिया और OPQ का एंगल है 55 डिग्री, तो ये दोनों भी 55 डिग्री हो जाएंगे। अब बचा ये O वाला जो एंगल है, तो ये 70 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये 70 डिग्री है, तो इसका भी रिलेशन लिख देना। तो एंगल ROS, ये R ये OS, यहाँ जो ये एंगल बनेगा ये इक्वल होगा POQ के, POQ जो 70 डिग्री है इसके इक्वल होगा। तो सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 cm that bisect each other and intersect at an angle of। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के हो, यानी दोनों ही डायगोनल 8 सेंटीमीटर के हो और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो और दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो ये जो गिवन एंगल्स हैं इस पे। तो आपको इसको ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आपको ऐसे मार्क कर देना है, फिर इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आपको रखना है इस तरह से कि ये जो 90 डिग्री है ना ये जस्ट बिल्कुल सीधे ऊपर होना चाहिए। अब देखो हमको डायगोनल्स के बीच में 30 डिग्री चाहिए, तो आपको क्या करना है 30 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी 15 और 15। तो 90 डिग्री से 15 डिग्री इधर चलेंगे, 90 डिग्री से 15 डिग्री इधर चलेंगे, तो 90 - 15 होता है 75, और 75 डिग्री ये रहा, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से 90 डिग्री से 15 डिग्री और इधर चलो तो 105 डिग्री आता है, तो ये रहा 105, ये एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब देखो दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है ये डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, यानी यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से एक लाइन इधर 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट से इधर 4 सेंटीमीटर। स्केल को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इससे टच कराते हुए आपको सेट करना है। तो ये देख सकते हो ये जो पॉइंट हमने लगाया था और यहाँ जो हमने मार्क किया है ये दोनों स्केल की ही लाइन में आ रहे हैं। अब इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे, तो 8 - 4 यानी ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दी। 8 + 4 होता है 12, तो 12 तक हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो एक 4 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी तरह से आपको फिर से स्केल ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इससे टच कराते हुए रख लेना है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर, 8 + 4 होता है 12, इसी तरह से 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर, तो 8 - 4 होता है 4, तो 4 तक हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो देख सकते हो ये जो लाइन है 8 सेंटीमीटर, ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है। अब जो एंड पॉइंट्स हैं दोनों लाइन के उनको कनेक्ट कर दो, आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये हो गया, जहां पर ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब हो सकता है आप पूछो कि ये कैसे हम पता करेंगे 30 डिग्री ऊपर वाला है, ये वाला एंगल भी तो हम ले सकते हैं, ये भी तो डायगोनल के बीच का एंगल है। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसी को मैं ऐसे घुमा दूं तो ये लो 30 डिग्री वाला अब साइड में आ गया, पहले ऊपर की तरफ था। तो रेक्टेंगल को घुमा देने से रेक्टेंगल नहीं बदल जाता, तो चाहे ये वाला एंगल 30 डिग्री सेट कर लो या ये वाला सेट कर लो, बात वही पड़ेगी। इसका नाम रख दो आप कुछ ABCD, तो ये बन गया। इसी तरह B और C का आप ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। D वाला चलो एक और दिखा देता हूं मैं, जहां पर डायगोनल्स के बीच में 140 डिग्री का एंगल बनना है। तो पहले एक पॉइंट ऐसे लगा देना है, ये प्रोटेक्टर हमने सेट कर लिया इस तरह से कि 90 डिग्री जस्ट ऊपर ही रहे। अब 140 डिग्री बनाना है ना, तो 140 डिग्री को 2 से डिवाइड करो, आएगा 70 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 70 डिग्री इधर चले जाओ, 70 डिग्री इधर चले जाओ, पॉइंट लगा दो। तो 90 - 70 करोगे आएगा 20, तो ये 20 डिग्री पे एक पॉइंट हमने लगा दिया। 90 + 70 होता है 160, तो 160 डिग्री पे एक पॉइंट हमने ये लगा दिया। अब स्केल को सेट करेंगे इस तरह से कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल स्केल से टच कर रहा हो। तो अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे और 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक इसी तरीके से ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको स्केल के साथ टच कराएंगे, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर की तरफ और 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ, तो ये डायगोनल्स बन गए। तो ये हमारा बन गया। अब ये एंगल होगा 140 डिग्री, इसका नाम रख दो ABCD। तो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, पेज वाइज
फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फर्स्ट लिंक अमेजन का है, सेकंड लिंक ओसवाल बुक्स की वेबसाइट का है। तो सेकंड लिंक से अगर आप परचेज करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान 10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। Question number 3. Consider a circle with center O. Line segment PL and AM are two perpendicular diameters of the circle. What is the figure APML? Reason and or experiment to figure this out. तो जो APML वाली फिगर बनेगी वो क्या होगी, आपको रीजन ही बताना है कि आप जो फिगर कह रहे हो कि हाँ ये फिगर बनेगी तो क्यों बनेगी, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप रीजन दो क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो हमसे कह रहा है कि एक सर्किल इसका सेंटर O है, तो इस तरह से आपको पहले सर्किल बना लेना है। फिर जो लाइन सेगमेंट PL और AM है ये 2 परपेंडिकुलर डायमीटर है सर्किल के। डायमीटर क्या होता है, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है उसकी जो बाउंड्री है उसके 2 पॉइंट को टच करता है सेंटर से पास होते हुए। तो जैसे हमने एक डायमीटर ये बना लिया, इसका नाम रख दिया हमने PL। तो आप देख सकते हो सर्किल का ये जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहा है और ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो यही डायमीटर होता है। इसी तरह से एक और डायमीटर है AM, लेकिन ये दोनों जो डायमीटर है PL और AM ये परपेंडिकुलर डायमीटर यानी कि बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो लाइन है इससे 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। तो ये हमने AM ड्रॉ कर दिया। अभी दोनों ही डायमीटर है तो दोनों सेंटर से पास हो रहे होंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये सेंटर होगा सर्किल का, इसको हमने O नाम दे दिया जैसे कि क्वेश्चन में कहा है। अब हमसे कह रहा है कि क्या फिगर होगी APML। तो APML ये इस फिगर की बात कर रहा है जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है। ये फिगर क्या होगी, तो देखो ये होगी स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होगी, पहली बात तो ये जो ब्लू वाली लाइन है PL और AM ये इस स्क्वायर के डायगोनल्स हो गए, और क्योंकि दोनों ही डायमीटर है सर्किल के तो डायमीटर की लेंथ तो इक्वल ही होगी। किसी सर्किल में आप कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ कर दो उन सारे डायमीटर्स की लेंथ इक्वल होती है। मतलब ये दोनों जो डायगोनल्स हैं इस स्क्वायर के ये क्योंकि सर्किल के डायमीटर है इसलिए दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो आप ऐसे लिख देना फिगर APML इज अ स्क्वायर। रीजन 1 क्या है कि डायगोनल्स AM एंड PL आर इक्वल इन लेंथ बिकॉज दे आर डायमीटर्स ऑफ सर्किल ऑल्सो। ये सिर्फ स्क्वायर के डायगोनल्स ही नहीं है बल्कि सर्किल के डायमीटर्स भी हैं, इसलिए आपस में इक्वल है। दूसरी बात आप देख सकते हो दोनों डायगोनल्स इस O वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और O होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के अबाउट जो डायमीटर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी O से लेके A तक और O से लेके M तक ये जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होगी, क्योंकि डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है सर्किल का, और वहीं पर तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख देना डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट O बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये 2 कंडीशन तो रेक्टेंगल के लिए चाहिए जो कि पूरी हो चुकी है, डायगोनल इक्वल हो और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो शेप रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको दिखेगी, हमसे कह रहा है कि ये दोनों जो डायमीटर्स हैं ये परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, मतलब इन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना होगा। तो जब डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उससे जो शेप बनता है वो स्क्वायर होता है। तो तीसरा रीजन आप लिखोगे एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ सर्किल। तो इस 3 कंडीशन की पूरे होने की वजह से ये एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अ थ्रेड। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज। आपने सीखा है कि पेपर फोल्डिंग करके 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। अब मान लो आपको कोई पेपर नहीं दिया गया बल्कि 2 स्टिक्स दी है जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है और एक थ्रेड दिया है, आप एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनाओगे। अब जैसे ही आपने ये पढ़ा ना कि 2 स्टिक आपके पास है जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करा जाना चाहिए कि यार वो 2 जो स्टिक है उसको हम डायगोनल्स बना देते हैं और दोनों को बिल्कुल मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से कि वो दोनों जो डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। तो स्टिक्स के जो एंड्स हैं अगर उसको हम थ्रेड से कनेक्ट कर दें तो जो शेप मिलेगा वो रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल के कॉर्नर में 90 डिग्री बनता है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्टिक ये दी है, दूसरी स्टिक ये दी है, दोनों की लेंथ इक्वल है। आपने क्या किया, दोनों को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इससे होगा ये कि अगर इन दोनों स्टिक्स को हम डायगोनल मान लें तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है और दोनों डायगोनल बिल्कुल मिड पॉइंट से एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में अगर इनके एंड्स को आप कनेक्ट करोगे जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया है तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक थ्रेड दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह ही रहा है कि एक थ्रेड आपके पास है। तो ऐसे आपने जो स्टिक्स के एंड्स थे उनको थ्रेड की मदद से कनेक्ट कर लिया। तो अब ये जो शेप मिला है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो कॉर्नर होते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है, यानी यहाँ पर ये जो थ्रेड से कॉर्नर बनेगा वो 90 डिग्री, यहाँ पर ये वाला थ्रेड आके ऐसे जो बेंड कर रहा है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो आप यही आंसर में लिख देना कि आपको क्या करना है, कनेक्ट बोथ द स्टिक्स एट मिड पॉइंट
देन कनेक्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ स्टिक यूजिंग थ्रेड। तो पहले मिड पॉइंट से दोनों स्टिक को कनेक्ट कर दो, फिर स्टिक्स के जो एंड पॉइंट है, किनारे हैं, ये वाला किनारा, ये इसको थ्रेड से कनेक्ट कर दो। एंगल फॉर्म एट एंड्स ऑफ स्टिक बाय थ्रेड इज 90 डिग्री। अब जो एंगल बनेगा स्टिक्स के एंड पे थ्रेड से, थ्रेड ही तो ऐसे जाकर ऐसे मोड़ रहा है, तो ये जो थ्रेड आके ऐसे बेंड करेगा, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी देखी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। कैन दिस बी चूजन एज अ डिफिनीशन ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या ये चीज रेक्टेंगल की डिफिनीशन की तरह हम चूज कर सकते हैं? मतलब क्या रेक्टेंगल की डिफिनीशन ये हो सकती है कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? क्या इतना काफी है? इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या हर क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, क्या वो रेक्टेंगल होगा? द आंसर इज नो। दिस कैन नॉट बी चूजन एज अ डिफिनीशन ऑफ अ रेक्टेंगल बिकॉज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आर नॉट रेक्टेंगल। इसको हम रेक्टेंगल की डिफिनीशन की तरह चूज नहीं कर सकते। देखो, किसी चीज की डिफिनीशन का मतलब क्या है? एक तरह से उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। डिफिनीशन के अंदर जो बात होती है वो सिर्फ उसी चीज के लिए होती है। जैसे रेक्टेंगल की डिफिनीशन के अंदर जो बात हम लिखेंगे वो सिर्फ रेक्टेंगल पे ही अप्लाई होगी और किसी चीज पे अप्लाई नहीं होगी। तो डिफिनीशन के अंदर ऐसी चीज ली जाती है जो सिर्फ उसी शेप के अंदर हो। रेक्टेंगल की डिफिनीशन के अंदर वही बात हम लिखेंगे जो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर हो। यानी कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है रेक्टेंगल के अंदर। जैसे जब रेक्टेंगल की डिफिनीशन हम डायगोनल के एस्पेक्ट में लिखते हैं तो वहां पर दो कंडीशन हम बताते हैं कि डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल हो और वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। ये दोनों मिलाकर जो कंडीशन बनेगी ये उस रेक्टेंगल की डिफिनीशन होगी। तो डिफिनीशन के अंदर जो कंडीशन लिखी जाती है वो एक या एक से ज्यादा कंडीशन का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ उसी शेप के अंदर अप्लाई होता है। अब ये बात सही है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर नहीं होता, और भी शेप के अंदर होता है कि इसको हम रेक्टेंगल की डिफिनीशन की तरह चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो वो रेक्टेंगल नहीं होता और दूसरा शेप भी बन सकता है। आप लिख देना, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल हो, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है। जैसे ये शेप आप इस आंसर में ड्रॉ कर देना। इसके जो अपोजिट साइड्स यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, इसी तरह से ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है और पैरेलल भी है। आप कहोगे हम कैसे मान लें? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके कि ये कैसे ड्रॉ होगा। हाँ, तो आप देख सकते हो ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। इन दोनों की लेंथ आप देख सकते हो आपस में इक्वल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों के बीच में गैप इक्वल है। इसी तरह नीचे की तरफ आप देखो, ये दोनों जो लाइंस है ये इक्वल लेंथ की है और पैरेलल है। अब इसका यूज करके हम एक शेप बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो इसको हटाते हैं और ये वाला ले आके हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से इसको उठाए और यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये वाले को उठा के हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये जो शेप बना है ये रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना है। लेकिन वो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, पैरेलल हैं। ये वाला साइड भी देखो आपस में पैरेलल है, इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया और साथ में ये फिगर भी बना देना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।